हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज सभी लोगों को पता है हम लोग लूसेंट जीके की एक महामैराथन सीरीज पढ़ रहे हैं और दोस्तों आज का जो वीडियो है वो लेक्चर नंबर 51 होने वाला है और अध्याय चैप्टर जो है 21वां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो चैप्टर 21 है दोस्तों वो है आपका गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो गुप्त एम्पायर से रिलेटेड हम टोटल जानकारी दोस्तों इस वीडियो में लेंगे। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों हम लोग लूसेंट जीके को फ्लो चार्ट व डायग्राम के हेल्प से बहुत ही इजी वे में पढ़ रहे हैं। जो लूसेंट की किताब होती है सभी लोगों के पास होगी लूसेंट की बुक, यदि वो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है कोई भी बच्चा हो उसके पास लूसेंट बुक जरूर होती है। उस लूसेंट की किताब को पूरे फैक्ट को जो कि बहुत ही लेंदी वे में लिखा हुआ है उसको हम लोग बिल्कुल इस तरह से फ्लो चार्ट व डायग्राम की हेल्प से उसको बहुत ही इजी वे में बनाया है ताकि जो है आपको समझने के लिए बहुत ही आसान हो। तो दोस्तों हम लोगों का सीरीज जो है निरंतर चलता आ रहा है। 51 वाला आज लेक्चर है और चैप्टर 21 जो है हम लोग पढ़ना है। तो प्राचीन इतिहास जो है ना वो खत्म होने वाला है। करीब 2 से 3 वीडियोज और आएंगी जिसमें जो है हम प्राचीन इतिहास जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको खत्म कर देंगे। फिर हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज से 2-3 वीडियो और आएंगी, उसके बाद जो है प्राचीन इतिहास जो है एंड हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं दोस्तों गुप्त साम्राज्य के बारे में, बिल्कुल कहानी की तरह समझेंगे और बहुत ही मजा आएगा दोस्तों इस पूरी वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या पढ़ना है, किन किन राजाओं के बारे में पढ़ना है, ये जानकारी हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए गुप्त साम्राज्य में तो उसके जो संस्थापक थे उनको श्री गुप्त को माना जाता है। अब देखिए दोस्तों एक अभिलेख मिला था, उस अभिलेख का नाम मैं अभी आपको बताऊंगा आगे चल के। उस अभिलेख में बताया गया है, लिखा हुआ मिला है कि श्री गुप्त जो है वो आदि राज थे गुप्त साम्राज्य के, यानी कि सबसे पहले जो है राजा माने जाते थे श्री गुप्त। तो इन्हीं को बोल दिया गया कि यही क्या होंगे, इसके संस्थापक होंगे। यानी कि किसी ने देखा थोड़ी ना था कि संस्थापना जो है इन्होंने ही की थी। तो एक लेख में लिखा हुआ मिला है कि ये आदि राज थे इसलिए इनको संस्थापक मान लिया गया। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक आपसे जो है पूछता है क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए पेपर में आपसे पूछे हु इज द रियल फाउंडर ऑफ जो है गुप्त एम्पायर, तो वो जो है आपके दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम होंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक आपके संस्थापक होंगे। सबसे पहला पार्ट हम श्रीगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद घटोत्कच जो है राजा देखने के लिए मिलेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम जिसको वास्तविक संस्थापक, और इनका बहुत बड़ा रोल रहा है गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त साम्राज्य को लेकर के, तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देन हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। दोस्तों समुद्रगुप्त जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देन बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, कुमारगुप्त के बारे में बात करेंगे, स्कंदगुप्त के बारे में बात करेंगे, देन विष्णुगुप्त के बारे में बात करेंगे। और विष्णुगुप्त ही दोस्तों इस जो है साम्राज्य के अंतिम शासक माने जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको एक फ्लोचार्ट बन गया होगा कि हम पढ़ने किस तरह से वाले। तो देखिए श्रीगुप्त घटोत्कच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम से है। चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, विष्णुगुप्त हैं, कुमारगुप्त हैं, ये लोग इंपॉर्टेंट है। तो इनको और इनको हम स्किप करेंगे। बस आपको बस यहाँ इतना ध्यान देना है यदि आपसे कोई पूछ दे कि हु वाज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ गुप्त एम्पायर तो आप आंसर करेंगे श्रीगुप्त। तो इतना ही बस ध्यान देना है आपको। और आपसे कोई पूछे हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्त एम्पायर तो आप आंसर करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है सबसे पहले गुप्त साम्राज्य का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे कि आखिर ये गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ कैसे। इसके पहले जो है आपके कुषाण वंश थे, इसके पहले शक वंश चलता था। तो गुप्त साम्राज्य आखिर कैसे आया, ये कैसे पनपा, इसके बारे में हम दोस्तों अध्ययन करेंगे। तो चलिए सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोडक्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी फ्लो चार्ट में हमें पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट आप इसका लीजिए। हाँ तो दोस्तों चलिए अब हम लोग समझते हैं गुप्त साम्राज्य के परिचय के बारे में और हम बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। परिचय में सबसे पहला चीज आपको ध्यान देना है कि गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे। इसके पहले दोस्तों सभी को पता है, हमने पढ़ाया है कुषाण वंश के बारे में,
कनिष्क के बारे में पढ़ा है। तो कनिष्क के साम्राज्य में कुषाण वंश जब चल रहा था तो उस समय जब गुप्त साम्राज्य नहीं बना था तो उस समय जो श्रीगुप्त थे, घटोत्कच थे ना, ये सामंत थे। सामंत मतलब क्या होता है दोस्तों, आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा। सामंत मतलब होता है जो जमीनों का देख रेख करते हैं। जैसे कुछ जमीनें दे दी गई हैं राजा के थ्रू, उसको जो है वो फसल उगा रहे हैं उस पर और उसका जो है देख रेख कर रहे हैं, तो उनको सामंत बोलते थे। तो जो कुषाण वंश में सामंत का काम करते थे वही आपको गुप्त साम्राज्य के राजा के रूप में देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको सबसे पहला चीज यही ध्यान देना कि गुप्ता रूलर्स वेयर फ्यूडेटरीज ऑफ द कुषाण। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। गुप्त शासकों का वैश्य वर्ण से संबंधित माना जाता है, यानी कि अगर देखा जाए कि यह किस वर्ण से बिलोंग करते थे तो यह वैश्य वर्ण से बिलोंग करते थे। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया कि गुप्ता रूलर्स आर बिलोंग टू वैश्य वर्ण। संस्थापक, मैंने बात किया आपसे संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त थे जिनको महाराजा की उपाधि दी गई थी। तो ये ध्यान देने वाली बात है, इनको जो है महाराजा की उपाधि दी गई थी। दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, गुप्त साम्राज्य में अब जो भी राजा आएंगे ना उनको एक प्रकार की उपाधि दी जाएगी। जैसे अभी श्रीगुप्त को देख लीजिए, ये संस्थापक हैं तो इनको महाराजा की उपाधि दी जा रही है। अभी आप पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में तो इनको महाराजाधिराज की उपाधि दी जाएगी। तो सभी जो राजा आएंगे उनको कुछ न कुछ क्या दी जाएगी, उपाधि दी जाएगी। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों श्रीगुप्त महाराजा की उपाधि जो है, इसका जो आपका जानकारी मिलता है दोस्तों वो ताम्रपत्र अभिलेख में मिलता है, जो कि इनको उसमें क्या कहा गया है, आदिराज कहा गया है। यानी कि जो भी आपका गुप्त साम्राज्य था उसके आदिराज थे कौन, श्रीगुप्त थे। और यही से पता चलता है कि यदि जो है गुप्त साम्राज्य के आदिराज हैं यानी कि पहले राजा हैं तो इसका मतलब जरूर यही संस्थापक भी होंगे। तो ये क्लियर नहीं है, बस इसी ताम्रपत्र अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, देन हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम कौन था सर बताइए। तो चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों, इसको सबसे पहला पॉइंट इसमें, इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त साम्राज्य का। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि जो रियल में जो है संस्थापक था गुप्त साम्राज्य का उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त प्रथम था। और ये जो है राज करता है दोस्तों 319 एडी यानी कि 319 ईस्वी से। मैंने दो चीज़ आपको बताई थी, एडी और बीसी। जैसे अभी जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में वो 2023 एडी है, नॉट बीसी। जो बीसी होता है उसको हम ईसा पूर्व बोलते हैं, जो कि 0 के पहले आता है। तो ये एडी की बात हो रही है, यानी कि 319 ईस्वी से लेकर के 334 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम का शासक था। और दोस्तों जैसे ही इसका राज्याभिषेक हुआ वैसे ही दोस्तों एक संवत का स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं गुप्त संवत। क्या बोलते हैं दोस्तों, गुप्त संवत। तो जैसे इनका राज्याभिषेक होता है 319 एडी में गुप्त संवत की स्टार्ट होती है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, पीछे हमने पढ़ा रखा है दोस्तों शक संवत, विक्रम संवत और एक और संवत आ गया जिसका नाम है गुप्त संवत। तो ध्यान दीजिए, विक्रम संवत जो है वो राजा जो है आपके विक्रमादित्य द्वारा लाया गया था, विक्रम संवत। शक संवत की बात करें तो शक संवत जो है वो कुषाण राजाओं के द्वारा जब शक को भगा दिए थे सब लोग, तब जो है आया था आपका शक संवत। और आपको गुप्त संवत देखने के लिए मिलेगा जब जो है चंद्रगुप्त प्रथम का जो है राज्याभिषेक होता है, यानी कि जब ये राजगद्दी पर बैठते हैं तब देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों, इनका जो विवाह हुआ था वो लिच्छवी की राजकुमारी थी जिनका नाम था कुमार देवी। तो इनके बारे में आपको कुछ जानकारी लेनी है। सबसे पहली जानकारी है कि ये वास्तविक संस्थापक थे। दूसरी जानकारी है कि ये लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से जो है इन्होंने शादी किया था। उसके बाद दोस्तों इनको जो उपाधि दी गई थी ना वो महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी, तो मैंने अभी बताया भी आपको। और दोस्तों इनके समय में चांदी के सिक्कों का भी प्रचलन करवाया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको फैक्ट टू फैक्ट याद रखना है। ये सारी चीज़ें लूसेंट में आपको मिलेंगी लेकिन इतना सिस्टमेटिक वे में नहीं मिलेगी। हमने क्या किया, बस उसको सिस्टमेटिक वे में लिख दिया है। अब कई बच्चे कहेंगे सर लूसेंट से ही तो आपने कॉपी किया है, तो मैं ऑलरेडी लूसेंट पढ़ा रहा हूँ तो लूसेंट से ही तो कॉपी करूँगा। लूसेंट में पढ़ता हूँ और बाकी कुछ हिस्ट्री की बुक पढ़ता हूँ। हमें लगता है कि भाई लूसेंट को इस तरह से कनेक्ट करना चाहिए। लूसेंट की सारी चीज़ें आपको बोर्ड पे मिलेंगी, लूसेंट के एक एक पॉइंट आपको मिलेंगे, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से एक स्टोरी के वे में। जैसे आप पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम
इनके बारे में, तो इनके बारे में आप याद रखिए कि भाई ये वास्तविक संस्थापक थे, इनकी शादी किससे हुई, इनको कौन सी उपाधि दी गई, इनके आने से राज्याभिषेक से इनका मतलब कौन सा संवत स्टार्ट हुई, ये सारी जानकारी आपको कहानी के बेस पे सारी चीज़ें लेना है। इनके समय में चांदी के सिक्के का भी प्रचलन हुआ। तो आई होप दोस्तों इस तरह से आपको पढ़ना अच्छा भी लग रहा होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरा जो था, दूसरा नाम जो कि इंपॉर्टेंट है गुप्त साम्राज्य के राजाओं में, उनका नाम है समुद्रगुप्त। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट 1 2 3। हाँ तो दोस्तों चलिए अब हम लोग समझते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, और समुद्रगुप्त के बारे में ये मतलब हर एक फैक्ट के बारे में जानेंगे। समुद्रगुप्त कौन थे, समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, मतलब उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों क्या है कि 335 एडी में जो है समुद्रगुप्त जो है वो शासक बनता है। आपको मैंने अभी बताया कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो 319 एडी से 334 एडी तक वो शासन करता है, और 334 के बाद 335 एडी में जो शासक बनता है उनका नाम होता है समुद्रगुप्त। और अपने आप में दोस्तों ये बहुत ही प्रख्यात राजा रहते हैं। ये दोस्तों 20 शासकों को हरा देते हैं, 20 शासकों को पराजित करने के कारण इनको जो है बोला जाता है भारत का नेपोलियन। अभी हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। ये पहला पॉइंट आप पहले क्लियर करिए कि इनका राज्याभिषेक हुआ कब, तो वो 335 एडी में हुआ। दोस्तों इनको उपाधि देखिए, ये बहुत बड़ा काम किए थे, तो इनको उपाधि जो है बहुत सारे नामों से दी गई थी। इनका उपाधि था दोस्तों पराक्रमांक थे, मतलब ये बहुत ही पराक्रमी थे, ठीक है। अश्वमेघ करता, ये अश्वमेघ जो है यज्ञ भी इन्होंने बहुत सारे करवाए थे, तो अश्वमेघ करता का भी इन्हें उपाधि दिया गया। दोस्तों परम भागवत की उपाधि दिया गया। कविराज थे, कविराज मतलब दोस्तों कि इनको कविताएं मतलब संगीत बहुत ज़्यादा प्रेमी था, इनको संगीत प्रेमी भी कहा जाता है। इनके समय के सिक्के में इनका जो है तस्वीर मिलता है, वहाँ पे ये बीड़ा बजाते हुए मिलते हैं, तो इनको संगीत प्रेमी जो है कहा जाता है, इसीलिए इनकी उपाधि कविराज भी दिया गया है। तो आई होप दोस्तों ये उपाधि आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए इनकी प्रतिमा मिली है, जिससे ये पता चलता है कि ये संगीत के बहुत बड़े क्या थे, प्रेमी थे, संगीत को प्रेम करते थे। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। तो 3 पॉइंट आपको यहाँ से याद हो गए होंगे कि 335 एडी में इन्होंने शासन किया। उसके बाद दोस्तों उपाधि पराक्रमांक, अश्वमेघ करता, परम भागवत, कविराज और सिक्कों पर वीणा वादन की तस्वीर, इससे पता चलता है ये संगीत प्रेमी थे। बात करते हैं दोस्तों कि इनको भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। नेपोलियन के बारे में यदि आपने नहीं पढ़ा है तो दोस्तों नेपोलियन के बारे में जल्द ही वीडियो आएगा। नेपोलियन वो थे दोस्तों कि सभी राजाओं को हरा देते थे, वो कभी हार नहीं मानते थे, बहुत ज़्यादा राजाओं को हराए थे, इसीलिए नेपोलियन का बहुत नाम है। और नेपोलियन क्यों कहा गया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया, यही कारण है कि समुद्रगुप्त ने दोस्तों 20 शासकों को पराजित किया था, डिफेटेड अबाउट 20 रूलर्स, इसी वजह से इनको क्या कहा गया, भारत का नेपोलियन कहा गया। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ये कहा किसने था, ये पूछा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, बिसेंट स्मिथ ने कहा था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि बिसेंट स्मिथ ने ये तथ्य, ये फैक्ट बताया था कि भारत का नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त है, ठीक है। दरबारी कवि, जो कोर्ट में जो कवि बैठते थे वो कौन थे, उनका नाम था हरिसेन। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रयागराज प्रशस्ति, तो जो प्रयागराज प्रशस्ति है उसकी रचना जो है किसने किया था दोस्तों, वो दरबारिक कवि ने किया था। किसके दरबारिक कवि थे, समुद्रगुप्त के, जिनका नाम हरिसेन था। इन्होंने दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबारिक कवि प्रयागराज प्रशस्ति की रचना करते हैं। तो प्रयागराज प्रशस्ति की रचना, ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये ध्यान से आप याद रखिएगा। ये जो रचना है दोस्तों प्रयागराज प्रशस्ति, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, और इसकी जो शैली है वो चंपू शैली है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इंपॉर्टेंट मार्क्स करके जो है आप इसे याद कर लीजिएगा। पूछता है ये कि इसकी रचना किसने की थी, तो आंसर करेंगे हरिसेन ने की थी, ठीक है। समुद्रगुप्त का ऐरण अभिलेख, दोस्तों एक बहुत ही प्रख्यात अभिलेख मिला है जिसको हम ऐरण अभिलेख कहते हैं। ऐरण अभिलेख से हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त का एक ऐरण जगह थी, ठीक है, जो कि आपका मध्य प्रदेश वाले इलाके में पड़ती है शायद। तो ऐरण जगह पे जो है समुद्रगुप्त का भोग नगर माना जाता था।
इसमें ऐरण अभिलेख में इनकी पत्नी जो दत्त देवी थी उनके बारे में भी चर्चा मिलती है और समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त का अभिलेख है ऐरण अभिलेख, और इसमें जो है इनकी पत्नी के बारे में चर्चा मिलती है। और इस ऐरण एक जो जगह थी उसको भोगनगर कहा गया है समुद्रगुप्त का। तो आई होप ये सारी चीज़ें पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं आप खुद जो है निकाल सकते हैं, और पेपर में किस तरह से पूछे जाते हैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो कैसा लग रहा है इस तरह से लूसेंट पढ़ना? दोस्तों हमारा वर्क चल रहा है पीडीएफ पे कि इसका मैं पूरा पीपीटी अच्छे से इमेजिनेशन के साथ, जैसे आप समुद्रगुप्त पढ़ रहे हैं तो इसका बिल्कुल इमेज बने और उसको उस तरह से मैं आपको पीपीटी तैयार करूंगा। तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े रहिए, अबाउट सेक्शन में जाएंगे आपको टेलीग्राम मिलेगा, वहाँ पे जुड़े रहिए। बाकी अब जो है वीडियो कंटिन्यू जो है आती रहेंगी। अब आपका जो प्राचीन इतिहास है वो लमसम खत्म हो चुका है, 2 से 3 वीडियो जाएंगी। बाकी आज हमने चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ा, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कुमारगुप्त, विष्णुगुप्त, यानी कि गुप्त साम्राज्य ही बचा हुआ है। उसके बाद जो है आपके सिर्फ अंतिम पार्ट बचेगा प्राचीन इतिहास का। इस गुप्त साम्राज्य को खत्म होने से समझ जाइए कि आपका प्राचीन इतिहास खत्म हो चुका है। इसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास, जैसे जैसे लूसेंट में आगे बढ़ा है, जैसे जैसे लूसेंट में चैप्टर वाइज दिया हुआ है उसी तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज 21 चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, 1-2 वीडियो और आएगी 21 चैप्टर का, और ये जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन हम जो है प्राचीन इतिहास को एंड करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो कैसी लगती है वीडियो कमेंट करके राय अपना जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।